नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। तो शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले आपको 3 बड़ी खबरें बता देते हैं जिन पर विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात ईरान को लेकर, जहां ईरान ने जो है सीधे तौर पर बड़ी तस्वीर दिखाई है। ईरान ने जारी किया है मुश्तबा खामेनेई का नया वीडियो और पहली बार साफ सुनाई दी है मुश्तबा की आवाज। धार्मिक अकादमिक सेशन की जो अध्यक्षता है वो करते हुए नजर आए और छात्र की थीसिस सुनी। बाद में अपने सुझाव भी दिए। सेहत को लेकर अटकलों के बीच सामने आया वीडियो। 28 फरवरी के हमले में घायल होने के बाद रिपोर्ट के बाद सस्पेंस। ईरान ने वीडियो जारी किया है और जिंदा होने का संकेत भी दिया है। सरकारी एजेंसी फार्स ने इसका वीडियो भी बाकायदे शेयर किया है। अब इसी को लेकर तस्वीर सामने आई है और खास तौर पर इसको लेकर जो जानकारी है वो भी इस वक्त नजर आ रही है। दूसरी खबर नौकरी की पहली शर्त को लेकर, जिसमें भर्ती के पूरे मामले को लेकर, मेरिट को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जहां लखनऊ को लेकर जानकारी मिल रही है, सीएम योगी का बड़ा बयान भी सामने आया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां इस बीच तस्वीर इस तरीके से नजर आ रही है, जहां अभी आपको बता दें मुश्तबा खामेनेई को लेकर के जो बड़ा दावा किया गया, दुनिया जिस जवाब का इंतजार कर रही थी, अब वो तस्वीर भी सामने आई है। तेहरान ने उसी सवाल पर अपनी मुहर लगाई है। बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया मुश्तबा खामेनेई का नया वीडियो और इस नए वीडियो में बाकायदे आवाज भी सुनने को मिली है। पहली बार साफ साफ मुश्तबा की आवाज सुनाई दी है। धार्मिक अकादमिक सेशन की अध्यक्षता करते हुए वो नजर आए। छात्र की थीसिस भी सुनी, बाद में अपने सुझाव भी दिए। सेहत को लेकर अटकलों के बीच सामने वीडियो भी सामने आया। 28 फरवरी के हमले में घायल होने की रिपोर्ट के बाद सस्पेंस बना हुआ था। ईरान ने वीडियो जारी कर जिंदा होने के संकेत दिए हैं। सरकारी एजेंसी फार्स ने वीडियो भी शेयर किया है। यानी ईरान से आई तस्वीरों ने उस रहस्य को और गहरा कर दिया जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती थी। मुश्तबा खामेनेई जिंदा है या नहीं? अमेरिका सवाल उठाता रहा, ईरान कहता रहा सुप्रीम लीडर जिंदा है, लेकिन सबूत के नाम पर अब तक तस्वीरें और दावे ही सामने आते रहे। और अब तेहरान ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसने मुश्तबा खामेनेई की मौजूदगी को लेकर चल रही अटकलों में नया ट्विस्ट ला दिया। वीडियो में 56 साल के मुश्तबा खामेनेई नजर आए। सिर्फ नजर ही नहीं, पहली बार उनकी आवाज भी सुनाई दी। धार्मिक अकादमिक सेशन के दौरान सामने छात्र मुश्तबा उनकी थीसिस सुन रहे थे और फिर अपने सुझाव भी उन्हें देते हुए नजर आए। यानी ईरान ने तस्वीरों से आगे बढ़कर अब आवाज का सबूत पेश किया है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि क्या यह खालिया वीडियो है। الگوی اسلامی مقام معظم رهبری در تامین امنیت یک الگوی اسلامی است. الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد و اولین مؤلفه آن حفظ عزت، استکبار ستیزی و نفی همه طاغوت هاست که این امر با وحدت مسلمانان در مقابل جبهه کفر و دفاع از مظلومان در سایه حفظ سیاست موازنه تهدید و برقراری تعامل سازنده با دیگر کشورهای جهان برقرار خواهد شد. الحمدلله رب العالمین. صلوات هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از متن زیاد. منتها فرد موظفه که اینجا ابراز نظر کنه و یک مثلا معلوم بشه که این هست اینجا. این در مورد این برادر بزرگوارمون واقعا وجود داره به نظر من. ببینید الان مثلا شما هر جور باز بکنید و اینکه اشاره کردن این بحث این مبانی فقهی برای راهبردهای آقا این مستحدث واقعا پیش‌نهاد درسته، مطالب مستحدث نیست، اما بررسی این مبانی این اولین باره که حالا نشده که ایشون نمره و ایشون 19 پیشنهاد میکنم بدن. این یه متن بی اشکالیه. और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं नासिर का। नासिर, इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है, बड़े बड़े सवाल किए गए कि क्या मुश्तबा खामेनेई जिंदा है भी या नहीं, या वो भी हमलों के बीच मारे गए। लेकिन इस बीच आज तक जो तस्वीर सामने आई, ईरान ने तस्वीरें भी दिखाई, दावे भी किए। अब सबसे पहली बार ऐसा हुआ है जब ऑडियो टेप सामने आई है, यानी इसे ऐसे प्रमाण के रूप में ईरान दिखा रहा है जिसे दिखाने के लिए इस वक्त यह खालिया दावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिल्कुल रितु, देखिए जब से ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद कई सारी अटकलें जो है लगाई गई, स्पेशली जब सईद अली खामनाई के मारे जाने की खबर आई, जब वो उनको मार गिराया गया, उसके बाद कई सारी अटकलें जो है लगाई गई मुश्तबा खामनाई पे। जब उन्होंने उनका पद संभाला, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जब उन्होंने पद संभाला उसके बाद जो है कई सारे अटकलें, कई सारे स्टेटमेंट सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल है, और कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी सामने जिसमें ये कहा गया कि मुश्तबा खामनाई की भी जो है वो मौत हो चुकी है। लेकिन उन स्पेकुलेशन को, उन रूमर्स को दूर करने के लिए आज ईरान की तरफ से जो है एक वीडियो जारी किया गया जिसमें खुद ईरान के सुप्रीम लीडर, जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई, सामने दिख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक मीटिंग में है। उसके बाद एक छात्र से भी बातचीत कर रहे हैं, उनको अपनी सोल्यूशंस भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रूमर पूरी दुनिया में भरे हुए थे, जो स्टेटमेंट सामने आ रहे थे कि वो मुश्तबा खामनाई गंभीर रूप से घायल है, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आए जिसमें ये कहा गया कि मुश्तबा खामनाई की एक टांग जो है वो काटी गई है। तो पूरी जो रूमर्स जो फैल रहा था अभी तक, उसको जवाब देने के लिए आज ईरान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें साफ साफ जो है मुश्तबा खामनाई एक रूम में अपने लीडर्स के साथ नासिर, अभी बैठक कर तक रहे हैं। बड़े दावे किए गए और बहुत बड़े प्रश्न भी खड़े किए गए। पश्चिम देश इस बात को जानने में इंटरेस्टेड थे, साथ ही साथ खाड़ी में भी इस बात को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज थी कि अभी तक IRGC की कमान संभाल कौन रहा है। अगर इन बातों में बल है कि मुश्तबा खामेनेई भी मारे गए हैं तो इसे रेगुलेट कौन कर रहा है? अब ये वीडियो सामने आने के बाद किस तरीके की हलचल बढ़ने वाली है? देखिए बिल्कुल रितु, हमने पहले ही कहा, जितना जितना टाइम जंग को चलते हुएगा, जब जंग की शुरुआत हुई तब हमने कहा कि अली खामनेई के बाद बिहाइंड द कर्टन जो है कोई मास्टरमाइंड है जो IRGC को कमांड कर रहा है, वो कोई और कोई नहीं, वो मुश्तबा खामनेई थे, क्योंकि सुप्रीम लीडर वही है। इससे पहले भी अगर देखा जाएगा इनके पिता जो अली खामनेई वही IRGC की कमांड संभाल रहे थे। उसके बाद जब पद जो है मुश्तबा खामनेई को सौंपा गया उसके बाद भी ये बिहाइंड द कर्टन जो है अभी भी IRGC को सपोर्ट कर रहा है, IRGC इनकी कमांड पे चल रहा है। तो काफी सारे अटकलें जो है, काफी सारे जो माइंड गेम है वो रची गई कि कभी वाजिया का किया गया कि ये जो है कमांड संभाल रहा है, कभी वो, लेकिन मेनली जो मेन मास्टरमाइंड है IRGC के पीछे जो कमांड था वो और कोई नहीं, वो मुश्तबा खामनेई है। अब जो है पूरी दुनिया के सामने ये वीडियो आया, अब ये देखना बाकी है कि इसराइल और अमेरिका का क्या रुख रहेगा। इसके बाद जो काफी सारे अटकलें लगा रहे थे कि मुश्तबा खामनेई है नहीं, गंभीर रूप से घायल, एक टांग काटी गई, लेकिन अब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया। अब ये बात की पुष्टि करना जरूरी है कि ये वीडियो अब बनाया गया है या पहले ही बनाया गया, क्योंकि ईरान ने इससे पहले भी कई सारे वीडियो जो है पहले ही रिकॉर्ड किए गए और उसके बाद काफी समय के बाद वो वीडियो जो है पब्लिक के सामने लाए, ताकि उनके मन में जो खदशात है, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुए वो दूर हो। आप देख लीजिए कि अली खामनेई के रिलेटेड भी कई सारे पुराने वीडियोस, जब उनकी 28 मौत फरवरी हुई के बाद ये कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुश्तबा खामेनेई मॉस्को भाग लिए हो, अपनी जान बचाने के लिए मॉस्को में शरण ले ली हो। लेकिन अभी जो वीडियो सामने अकेडमी को पूरी तरीके से वो संबोधित भी कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, लोगों की थीसिस सुन रहे हैं, जो छात्र वहां पर मौजूद है उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि अभी ये तस्वीर बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। बिल्कुल, ये तो देखिए खाली मॉस्को नहीं, वहां पे कहा गया था उनको रशिया लिया गया है, एयरलिफ्ट उनको रशिया किया गया है। जब ईरान में पूरी तरह से एयर स्ट्राइक्स हो रही थी तब ये कहा गया था कि मुश्तबा खामनेई को जो है रशिया शिफ्ट किया गया है इलाज मुआवजा के लिए, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसके बाद मॉस्को का भी नाम सामने है, उसके बाद कई सारे अलग अलग देशों के नाम भी सामने आए। लेकिन जिस तरह से आज वीडियो सामने आया, ये साफ लग रहा है कि मुश्तबा खामनेई जो है किसी हिडन प्लेस में मौजूद है, जहां पे वो अपने लीडर्स के साथ बातचीत कर, एक बैठक जो है वो कर रहे हैं, उनको जो अपने सुझाव दे रहा है और उनकी बात भी सुन रहे हैं, स्पेशली छात्रों के भी थीसिस सुन रहा है। उसके बाद उनको भी सोल्यूशन दिया रहा है, वो देते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, क्या पहले अब ये बात जरूरी कंफर्म होनी चाहिए कि ये वीडियो पहले बनाया गया, जैसे अली खामनेई की मौत हुई उसके बाद उनके सारे कई पुराने वीडियो जो है सामने लाए गए। ईरान अपना दावा मजबूत करना चाह रहे हैं कि मुश्तबा खामेनेई पूरी तरीके से तटस्थ हैं, वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इस घड़ी में भी ईरान के लिए लगातार कवायद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। बिना भेदभाव के अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव युवाओं को नौकरियां दी है। यूपी में 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। एक भी नियुक्ति पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता कोई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की व्यवस्था को गिनवाया है, खामियों को गिनवाया है। पहले भर्ती निकलते ही वसूली के लिए निकल पड़ता था पूरा खानदान। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी, युवा भटकता रहता था, नतीजा नहीं आता था।
पहले यूपी को कहा जाता था बीमारू राज्य, लेकिन अब वही बीमारू राज्य विकास के तमाम अवसरों को आगे छूता हुआ, विकास के नए आयाम यहां पर स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रदेश में नौकरी और नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया और विपक्ष के पुराने दौर पर सीधे निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि उनकी सरकार में नौकरी किसी की सिफारिश से नहीं, योग्यता के आधार पर मिलती है, मेरिट के आधार पर मिलती है, बिना भेदभाव के मिलती है। योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन होता है और इसी का फायदा पूरे प्रदेश को भी मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार अब तक 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। किसी एक नियुक्ति पर भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। सीएम ने 2017 से पहले की व्यवस्था पर अबला बोलते हुए कहा, तब भर्ती का विज्ञापन निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। नौजवान इंतजार करता रहता था, नतीजे नहीं आते थे और आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचता था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट उन राजनेताओं की और उन लोगों की होती थी जो बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सुशील जी, हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति अब चरम पर है। आने वाले आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सियासी शब्द बाण तो दिए ही जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी टिप्पणी मुख्यमंत्री द्वारा की गई जिसमें कहा गया कि नीति और नियति में फर्क था। हमने पिछली सरकारों में देखा कैसे चाचा भतीजे की जोड़ी जो काम करती थी वो अब बिल्कुल अलहदा है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने आज काफ़ी आक्रामक ढंग से आज समाजवादी पार्टी में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पहले नौकरियां 17 से पहले कोई भी मतलब नौकरियां पारदर्शिता के साथ नहीं होती थी, बाकायदे भेदभाव था उसमें, अब भेदभाव नहीं है। और जब जो भी नौकरी मिल रही है बाकायदे जब मेरिट में योग्य व्यक्ति होता है उसको नौकरी मिलती है। और 2017 से पहले चाचा भतीजे की जब कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट निकलता चाचा भतीजे की जोड़ी और पूरा महाभारत का खानदान ये वसूली के लिए निकल पड़ते थे। ये बहुत ही बड़ा बयान है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को निशाने पे लिया है, करप्शन के मुद्दे को लिया है। और साथ में योगी जी ने कहा 9 वर्ष में हम लोगों ने 9,30,000 नौकरियां दी और आगामी 6 महीने में हम लोग 1 लाख नौकरी देने जा रहे हैं सरकारी। तो ये कहीं ना कहीं योगी जी ने जिस तरह की बात कही है, युवाओं को लेकर बात कही है, पहले युवा दोषी नहीं थे, कहीं ना कहीं सरकार दोषी थी, जो भ्रष्ट तंत्र दोषी था, तमाम आयोग के जो मेंबर थे, अध्यक्ष थे, वो दोषी थे। ऐसे में योगी जी ने कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया है कि समाजवादी पार्टी के दौरान जब नौकरियां निकलती थी कितना भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र कायम था। तो इसको लेके कम से कम अब ऐसा नहीं है, अब जो भी योग्य व्यक्ति है उसको नौकरी मिल रही है। राज्य को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब नित नए दिन नए आयाम स्थापित हो रहे विकास के और एक नई गाथा लिखती हुई ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें विकास के हर पैमाने पर अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दर्शाया और आक्रामक लहजे में सीधे सीधे पूरे विपक्ष को लिया। सुशील जी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह पहले बीमारू राज की बात थी, क्योंकि 17 से पहले बीमारू राज था, यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था, यहाँ पर माफिया हावी था। तो इसको लेके योगी जी ने काफ़ी बड़ा निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पे, क्योंकि जिस तरह योगी सरकार काम कर रही है अगर देखा जाए तो इस वक्त ना तो भ्रष्टाचार है, ना ही यहाँ पर जो अपराधी हैं उनका बोलबाला नहीं है, पहले अपराधियों का बोलबाला था। और युवाओं के साथ में न्याय नहीं होता था, तो कम से कम युवाओं के साथ न्याय हो रहा है। ये बहुत बड़ा हमला है समाजवादी पार्टी के ऊपर। अगर देखा जाए 6
महीने में 1 लाख नौकरी देने की जो बात है, उससे जो विपक्ष है उसके पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नौकरियां देना वो भी 6 महीने के अंदर योगी सरकार द्वारा ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा कहीं ना कहीं, और विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा युवाओं को लेकर। तो ये युवाओं को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं योगी जी, लगातार कहीं ना कहीं उनके लिए काम कर रहे हैं, और पारदर्शिता के साथ जो तमाम परीक्षाएं हैं वो हो रही हैं, तमाम तरह के जो पहले आरोप लगते थे अब आरोप नहीं लग रहे हैं, ऐसे में सही व्यक्ति का चयन हो रहा है, और कोई भी लेन देन जिसे वसूली की बात पहले आती थी वसूली नहीं हो रही। आड़े हाथों लिया है पूरे के पूरे विपक्ष को, अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से बयानों में धार नजर आ रही है, स्पष्ट रूप में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब पूरी सियासत की जा रही है, और मुख्यमंत्री अब विकास का पैमाना, एक पूरा रोड मैप दिखा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार एक जो विकास का रोड मैप दिखा रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि यहाँ का युवा जापान जा सकता है, जापान में नौकरी कर सकता है, क्योंकि उनके जिस तरह के एक संबंध बने हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की युवा हैं और तमाम जो रोजगार सृजन है वो यहाँ पर हो रहा है, और तमाम उद्योग लग रहे हैं, तमाम इंडस्ट्रीज तो आई रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस वेज बने हैं। पूरे भारत में अगर एक्सप्रेस वे के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है, और तमाम यहाँ उपलब्धियाँ हुई हैं लगातार, चाहे किसान सम्मान निधि हो, तमाम युवाओं को लेकर तमाम नौकरियों वाला मामला हो, और इसके अलावा जो करप्शन था और साथ में जिस तरह लाइन ऑर्डर की पोजीशन बहुत खराब थी उत्तर प्रदेश में, वो ठीक हुई है। इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश समृद्धिशाली बना है, लोगों के अंदर भय खत्म हुआ है, लोगों के अंदर पहचान का संकट खत्म हुआ है। लोग पहले उत्तर प्रदेश का नाम सुन के घबराते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के नाम से लोग यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं, यहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जी ऋतु जी, बिल्कुल, और ये अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और आगे देखने वाली बातों की क्या, आखिर इसको लेकर क्या तस्वीर रहती है, और इस शब्द बाण के बाद क्या अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यानी कि इस वक्त जो तस्वीर है वो बेहद पेचीदा नजर आ रही है। बढ़ेंगे आगे, खबर इस बीच यूनिफॉर्म को लेकर उठे बड़े सवालों के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी, हिजाब की छूट नहीं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब जोड़ने की अनुमति नहीं है। व्यक्तिगत पसंद से यूनिफॉर्म में बदलाव का कानूनी अधिकार नहीं, निजी स्कूल को समान ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार है। यूनिफॉर्म सभी छात्रों पर एक रूप से लागू होनी चाहिए। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा साबित करने वाला सबूत नहीं है। प्रयागराज की मुस्लिम छात्रा की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की बेंच का फैसला, स्कूल के अनुशासन और समानता के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। यूनिफॉर्म में हिजाब पहनने की छात्रा की मांग पर कोर्ट का दो टूक फैसला इस बीच सामने आया। स्कूल के यूनिफॉर्म में अपनी पसंद नहीं चलेगी, नियम चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि स्कूल का ड्रेस कोड किसी एक छात्र की व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से नहीं बदला जा सकता। मामला प्रयागराज के एक निजी स्कूल का है, जहां मुस्लिम छात्रा ने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने दो टूक कहा, अगर यूनिफॉर्म सभी छात्रों के लिए समान है, नियम सभी पर समान है, तो व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें कोई अतिरिक्त पहनावा जोड़ने का कानूनी अधिकार नहीं दिया जा सकता। स्कूल में यूनिफॉर्म एक होगी, नियम एक होगा, अनुशासन भी एक ही होगा। और हिजाब को लेकर कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा कोई तथ्य या सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि महिलाओं के लिए हिजाब पहनना इस्लाम का ऐसा अनिवार्य धार्मिक हिस्सा है जिसके बिना धर्म का पालन ही संभव ना हो। छात्रों ने निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि स्कूल के तय यूनिफॉर्म में बदलाव की मांग को व्यक्तिगत आधार पर उस अधिकार के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म को लेके आया है, जिसमें उन्होंने हिजाब को लेके कहा है कि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। मैंने ये डिसीजन देखा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ इस तरह की बात कही होगी तो
यकीनन ये बात आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, क्योंकि हिजाब मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। ये बात कर्नाटका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार डिस्कस हो चुकी है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ चीजें लोगों को उनकी इच्छा पर भी छोड़ दी जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता तो वो उचित नहीं है, लेकिन कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके अगर कोई इस तरह की चीज वस्त्र हो, कोई और आभूषण हो, तो फिर मैं समझता हूं कि एक डोमेन वो छोड़ के रखना चाहिए। देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। वहाँ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एक रूपता, जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अनुज का। अनुज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अनुज, कहा गया इस फैसले में अब बड़े सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां स्कूल एक, शिक्षा एक, व्यवस्था एक, नियम एक, तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म भी एक ही होगी, उसमें कुछ और बदलाव या कुछ एड ऑन्स नहीं चलेंगे, यूनिफॉर्म के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अब इसके बाद राजनीतिक रूप इस पूरी बहस ने ले लिया है। और देखिए, सीधी तौर पे जिस तरह से स्कूल का जो ड्रेस होता है वो इक्वलिटी दिखाता है, यानी समानता दिखाता है, अनुशासन दिखाता है और साथ तौर पर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। यही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है कि किसी भी धार्मिक को व्यवस्थाओं को आगे नहीं बढ़ाना, ये आपकी अपनी निजी हो सकता है, पर स्कूल की जो व्यवस्था होती है, स्कूल का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए अब आप अपनी पसंद की चीजों को थोप नहीं सकते। एक बड़ी बात ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। उन्होंने कहा है कि आप जो जिस तरह से ये स्कार्फ या हिजाब है ये इस्लामिक जो मान्यताओं में स्वीकार नहीं है और ना कि ये धार्मिक प्रथा में आती है। हालांकि अब इसके लेकर राजनीति शुरू हो गई है। साफ तौर पर जो इस्लामिक संगठन है यासू अब्बास, जो कि शिया कम्युनिटी से आते हैं, उनका कहना है कि अब ये जो फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का उसको पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियली जो प्रवक्ता हैं आजम खान, उन्होंने कहा है कि इस फैसले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में कई मत हो चुके हैं, कई बार इसको डिस्कशन हो चुका है। हालांकि इस पर अपील करेंगे, यानी इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसको अब वो चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट। अब इसी को लेकर जिस तरह से प्रवक्ता का बयान है उसके बाद से जो एनडीए घटक दल हैं, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा से आते हैं, उन्होंने कहा है कि यही विपक्ष के लोग हैं जो संविधान और पहली दफा अनुज नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी हो चुका है। हमने देखा कर्नाटक में भी हूबहू ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसके बाद भी एक सियासी बहस जो है वो तेज नजर आई थी। वहां पर भी उस समय चुनावी माहौल था और अब भी उत्तर प्रदेश में ये माहौल चुनावी है, लिहाजा ये सियासी रोटियां सेकने का एक जरिया ना बन जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसी तरह ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये लोग मानते नहीं है, क्योंकि देखिए कोर्ट का फैसला है, लागू करना होगा और इन्हें मानना होगा, कोर्ट के फैसले को मानना होगा, न्यायपालिका के फैसले को मानना होगा, अपनी निजी चीजें नहीं थोप सकते। हालांकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने तो कपड़ों पर ही सवाल उठा दिया कि स्कूलों में स्कर्ट पहनी जाती है तब वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कोई अगर जो बच्ची अगर स्कार्फ और या हिजाब पहन के जाती है तो उनको तकलीफ होती है। कुल मिला के उन्होंने कोर्ट की ही फैसले को कहा कि ये कोर्ट का जो फैसला है वो अनर्गल है, मतलब अच्छा सही नहीं फैसला आया है, इस पर अब विचार करने की जरूरत है। अब तमाम तरह के पॉलिटिकल अब रिएक्शन आने लगे हैं। हालांकि खुद में यहाँ के जो स्वास्थ्य राज्य है, क्योंकि दलीलें सामने आ रही हैं, दाव पेच सामने आ रहे हैं, देखने वाली बात होगी आगे इस पूरी जानकारी को लेकर और क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है और क्या सियासी इसे रूप दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।